हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर हफ्ते साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं, उसी तरीके से इस हफ्ते की सारी करंट अफेयर्स यानी कि सारी इंपॉर्टेंट वो न्यूज जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सारी की सारी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैं कुछ ऐसी नई नई बातें आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आपका इस पूरे के पूरे वीडियो में आपके एग्जामिनेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ पूरे के पूरे वीडियो में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि नई नई चीजें होती हैं, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, नई नई बातें पता चलती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस बार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो समुद्रयान मिशन, इंडिया का समुद्रयान मिशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड्स क्या होते हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। बहुत स्पेस की ये नई डिस्कवरी है, नई चीजें पता चल रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इनोवेटिव 5G यूज केसेस, यानी कि 5G का इनोवेटिव यूज किया गया है इंडिया में पहली बार। 5G नहीं, 5G का इनोवेटिव यूज किया गया है पहली बार, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। शुक्रयान 1 मिशन जो है वो एक्सटेंड हो गया है, ऐसा अभी अनुमान है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा DWRS नेटवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अलग तरीके का रडार सिस्टम है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सब नई चीजें हैं, सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। तो मोटी मोटी मेरी बातों का मतलब ये होता है कि मैं पहले एक बार आप लोगों को सारी की सारी चीजें समराइज कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, क्या किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो मोटी मोटी बातों में मेरी और इसकी समरी में यह समझ लीजिए कि इंडिया जो है वो समुद्रयान मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। और समुद्रयान मिशन को लॉन्च करना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेस में भेजने जा रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गगनयान मिशन। तो जिस तरीके से अपने एस्ट्रोनॉट को हम स्पेस में भेजने जा रहे हैं, गगनयान मिशन है, उसी तरीके से हम अपने 3 साइंटिस्ट को, या ओशन नॉट उन्हें कह सकते हैं, उन ओशन नॉट को या उन तीन साइंटिस्ट को हम कहां भेजने जा रहे हैं, डीप सी, समुद्र के बहुत नीचे। ठीक है, डीप सी, कितने डीप सी में हम इसको भेजने जा रहे हैं अपने साइंटिस्ट को, लगभग 6000 मीटर, जहां पर हाई लेवल का प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर वहां पर मौजूद होता है। तो वहां पर हम अपने साइंटिस्ट को भेजने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोटी बात, समुद्रयान मिशन में क्या है, समुद्रयान मिशन में आपके गगनयान मिशन की तरह से, गगनयान मिशन में हम स्पेस में अपने साइंटिस्ट को भेजने जा रहे हैं, अपने जो है एस्ट्रोनॉट्स को भेजने जा रहे हैं। उसी तरीके से समुद्रयान मिशन में हम कहां पे भेजने जा रहे हैं, समुद्र के नीचे, डीप ओशन में भेजने जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर नीचे भेजने जा रहे हैं ये मिशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी सर, क्यों भेज रहे हैं, तो याद रखिएगा, जिस तरीके से स्पेस जो है मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, उसी तरीके से हमारा जो डीप सी है उससे ज्यादा मिस्टीरियस है, उससे ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है, उसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां हमें नहीं पता है। और ये ऐसा माना जाता है कि हमारे इस डीप सी के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये डीप सी में हम जाते हैं और उन मिनरल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उन मिनरल्स का पता लगा लेते हैं, तो डेफिनेटली जो पहले जाएगा वही पहले पाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर कुछ कंट्री जैसे स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे ही डीप सी में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उन देशों में अगर हम शामिल हो जाते हैं, तो वहां का जो रिसोर्स है उस पर कब्जा या उस पर एक बहुत बड़ी भागीदारी हमारी कंट्री की हो जाएगी। और फिर उसको हम एक्सप्लोर करके, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करके, उन मिनरल्स को, उन रिसोर्सेस को हम यहां पर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एम है, किसका एम, समुद्रयान मिशन का। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आप लोगों को मैंने इसके बारे में समराइज कर दी, बात बता दी। अब थोड़ा सा इसके पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। तो समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन जो है वो भेजा जाने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली ये माना जा रहा है कि 2026 में इसको भेज दिया जाएगा, 2026 में से भेज दिया जाएगा। और इसके लिए
इसमें 3 साइंटिस्ट को भेजा जाएगा और ये जो 3 साइंटिस्ट जाएंगे इस वेसल्स के अंदर जाएंगे, इस वेसल के अंदर जाएंगे और ये वेसल जो बनाई जा रही है एक तरीके की सबमरीन है, तो उस जो बनाई जा रही है उसे नाम दिया गया है मत्स्य 6000। क्या नाम दिया गया है? मत्स्य 6000। तो इस वेसल को या इस सबमरीन को या इस समरसिबल को जो बनाया गया है इसे कहा गया है मत्स्य 6000। इस मत्स्य 6000 को 6000 मीटर नीचे डीप ओशन में भेजा जाएगा। कितने लोग इसके साथ जाएंगे? 3 साइंटिस्ट इसके साथ में जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। अब बात करते हैं कि मत्स्य 6000 जो है वो किसने डेवलप की है? तो इसे डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने, ठीक है। यानी कि ये जो कह सकते हैं ये वेसल है, इसे डेवलप किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने डेवलप किया है। ये जो समुद्रयान मिशन है, ठीक है, या इसे डीप ओशन मिशन भी कह सकते हैं, तो ये जो समुद्रयान मिशन है ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। किसके अंदर ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर इसे ये आ रहा है। ये जो मत्स्य 6000 है, ये जो वेसल है, ये जो कह सकते हैं सबमरीन टाइप का जो एक वेसल बनाया गया है, ये अप्रॉक्सीमेटली इसको जो डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है कि 12 आवर्स के लिए, यानी 12 घंटे के लिए इसके अंदर साइंटिस्ट रह सकते हैं, बहुत आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई सीवियर इमरजेंसी पड़ जाती है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 96 आवर्स तक, यानी 96 घंटे तक भी साइंटिस्ट सरवाइव कर सकते हैं जो कि डीप ओशन में जाएंगे। तो याद रखिएगा 12 आवर्स तक इसकी इंड्योरेंस बनाई गई है, मतलब 12 घंटे तो आराम से ये काम करेंगे और वापस लाए जाएंगे, वहां से अंदर से नीचे से ऊपर लाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो 96 आवर्स तक उसमें सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये इसमें हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मिनरल्स के बारे में पता लगाने जा रहे हैं, बहुत सारे मिनरल्स को खोजने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करने जा रहे हैं, अपना एक मरीन स्टेशन और वहां पर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा डीप ओशन के अंदर मरीन बायोलॉजी, अभी वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म वहां पे मौजूद हैं डीप ओशन में, उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यकीन रखिए कि हम स्पेस के बारे में कंपैरेटिवली ज्यादा जानते हैं देन कि हम अपने डीप ओशन के बारे में। तो डीप ओशन में मौजूद जो बायोडायवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, जो वहां पे ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी अभी हम बहुत कम जानते हैं। तो जो ये समुद्रयान मिशन है, ये सिर्फ मिनरल्स वहां नहीं खोजने जा रहा है, मिनरल्स तो जरूरी है ही, हमारी जो ब्लू इकॉनमी है, यानी वो इकॉनमी जो कि हमारे ओशन से आती है, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी में सपोर्ट ओशन से आता है, समुद्र से आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ये हमारी इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4% हमारी जीडीपी का है। तो हमारी जीडीपी का 4% है ब्लू इकोनॉमी से आता है, यानी समुद्र से जो भी हम चीजें लेकर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे जो हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो जो हमारी हमारी ब्लू इकोनॉमी को तो ये सपोर्ट करेगा ही करेगा ये मिशन। यानी कि अगर वहां पे हमने ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो डिस्कवर कर लिए, उनके बारे में पता लगा लिया, उसको एक्सट्रैक्ट करके लाए, तो हमारी इकोनॉमी को तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे अनएक्सप्लोर्ड जो मरीन लाइफ है, जो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते, तो उनके बारे में भी पता चलेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी के बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा क्या काम आएगा? इसके अलावा वहां पर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमारे ओशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, स्टडी कर पाएंगे। तो अब ये जो मिशन है इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में, इसको स्टार्ट कर दिया गया था, और इसके साथ साथ इसके लिए जो अगले 5 सालों के लिए बजट दिया गया तो 2021 में 2021 में 40.77 बिलियन इंडियन रुपीस को इन्वेस्ट किया गया है। कितना? 40.77 बिलियन इंडियन रुपी को इसमें इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल हम वहां पर डीप सी एक्सप्लोरेशन करेंगे, जिसमें हम अपनी इकोनॉमी के लिए काम करेंगे, ठीक है, जिसमें मिनरल्स वगैरह हम डिस्कवर करेंगे। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी पर बात करेंगे, एनवायरमेंटल जो चेंजेस, क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, उनका क्या असर हो रहा है, उन पर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ डीओएम, ठीक है, डीप ओशन मिशन क्या है, ठीक है, डीप सी माइनिंग हम लोग करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो है ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज वहां पर जारी करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से क्या वहां पर चेंजेस हो रहे हैं समुद्र में, उनके बारे में एडवाइजरी जारी करना, उनके बारे
बारे में बताना, दुनिया को बताना कि देखिए साहब ये चीजें हो रही हैं वहां पर, इससे हमें खतरा है या इससे हमें बचकर रहना है, ये सब बातें बताना। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको बता दिया कि वहां की बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, ये भी हमारा एम है। इसके अलावा वहां पे सर्वे करना, वहां पे एक्सप्लोरेशन करना। इसके अलावा हाँ, ये इंपॉर्टेंट और चीज आप नोट कर लीजिए कि साथ ही साथ वहां पर कैसे हम डीप ओशन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे वहां से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उस पर भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं इस आपके डीप ओशन मिशन के थ्रू। ठीक है, फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन, और साथ ही साथ जो ओशन, जो सी वाटर है, उससे कैसे फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाए, उस पर भी हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और वहां पर मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी के लिए मरीन स्टेशन भी स्टैब्लिश करेंगे। तो ये सब एम है। तो मैंने आपको सारी बातें, सारी चीजें क्लियर कर दी। क्यों जा रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, दिमाग आपका बिल्कुल ओपन हो गया होगा कि समुद्रयान क्यों भेज रहे हैं, डीप ओशन मिशन हम क्यों भेज रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को सपोर्ट कर रहे हैं, इसरो भी इस पूरे के पूरे मिशन में सपोर्ट कर रहा है, IITM भी सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा DRDO भी इस मिशन में इंडिया में सपोर्ट कर रहा है। अब बात आता है कि कौन कौन से सर मिनरल्स हैं जिनके बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयर हैं, और अगर वो मिल जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो आसमान छू लेगी। सर वो कौन से मिनरल्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो उनमें से याद रखिएगा पॉलीमेटालिक मैग्नीज, ठीक है, पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल्स, ठीक है, मीथेन हाइड्रेट्स, ठीक है, आपको पता है एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि जिनकी डिस्कवरी, जिनको एक्सप्लोर करने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं कि कितने पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं और इनको वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, इस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो इन्हें इस वजह से याद रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी एग्जाम आपको इन मिनरल्स का नाम पूछ लेगा और पूछ लेगा ये कहां पाए जाते हैं या इनको एक्सप्लोर करने के लिए कोई मिशन लॉन्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इंडिया समुद्रयान मिशन को सक्सेसफुली भेज देता है, अगर अपने जो है ओशन नॉट्स को अगर पानी के अंदर उतार देता है और सफल हो जाता है, तो इंडिया उन एलीट कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जो कि डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जिनमें से यूएस है, ठीक है, रशिया है, जापान है, फ्रांस है और चाइना है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये डीप सी एक्सप्लोरेशन में काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये कंट्रीज कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, तो अगर कल कुछ वहां पे रिसोर्सेज मिलते हैं तो उस पर कब्जा किसका होगा, हम ही लोगों का होगा। तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हमारे साथ ही साथ हम एक तरीके से कहते हैं सकते हैं ना, समुद्र के डीप ओशन के राजा बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ही रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, और उन रिसोर्सेज का यूज करके हम अपने देश के लिए या अपनी कंट्री के लिए या पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कह सकते हैं बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को समुद्रयान मिशन समझ में आ गया होगा। 2026 तक इंतजार कीजिए और हमारे इस मिशन को देखने की जो सफलता है उसके लिए दुआ कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड। ठीक है, स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स क्या हैं, ये क्यों चर्चा में थे, क्यों इस हफ्ते बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्यों रहे भाई, थोड़ा सा इस पर बात की जाए। तो पहले फिर से वही वाली बात है कि पूरा समझ लीजिए, थोड़ा सा मोटा मोटा फिर से एक समराइज मैं कर देता हूं कि इसका क्या मतलब है स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स का। एक्चुअली ये जो स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स हैं, SMC जिसे कहा जा सकता है, ये एक ऐसी जगह होती हैं जहां पर स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है यानी स्टार बन रहे हैं। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार का फॉर्मेशन यानी स्टार बन रहे हैं। अब स्टार फॉर्मेशन तो सर आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया, फिर से बता दे रहा हूं कि स्टार का जो फॉर्मेशन होता है वो एक गैस के बादल में, एक गैस बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ज्यादा होती हैं, तो उन हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक पूरा बादल होता है जिसमें नए स्टार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गैसेस का एक बादल होता है, उसमें स्टार का फॉर्मेशन होता है, यानी कि तारे बनते हैं। ठीक है, तारे बनते हैं और ये जो होता है इसे हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेबुला कहते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात, नेबुला कहते हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे वक्त के साथ ये नेबुला पुराना हो जाता है तो यहाँ पर
स्टार का फॉर्मेशन तो हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हैवियर एलिमेंट्स भी बन जाते हैं। जब ये बहुत पुराना नेबुला हो जाता है जहां पे स्टार का फॉर्मेशन होता है, तो स्टार तो बनते ही बनते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से हैवियर एलिमेंट्स भी बनते हैं। ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स भी बनते हैं, भारी एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम से भी हैवी एलिमेंट्स भी बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी नेबुला में यही दिक्कत होती है कि वहां पर हैवियर एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों को आज से, क्योंकि तो ज्यादातर हमने उन नेबुलास को देखा है जहां पर हैवियर एलिमेंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस वो बिल्कुल करंट वाली न्यूज हमें मिल पाती है कि भाई सीधी सी बात है कि अभी कुछ सालों के, मतलब जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, बिग बैंग माना जाता है कि 14 बिलियन ईयर पहले हुआ था। तो 14 बिलियन ईयर पहले हुआ था, तो यहां पर जो अभी हम लोग नेबुला देखते हैं जहां पर स्टार का फॉर्मेशन होता है, तो ये बहुत 14 बिलियन ईयर के मतलब बाद, यानी कि अभी रिसेंट नेबुला हम देखते हैं, तो इस रिसेंट नेबुला काफी पुरानी हो चुकी हैं, और पुरानी हो चुकी है तो जो इसमें स्टार बन रहे हैं वो स्टार भी बन रहे हैं, और पुराने जो स्टार्स हैं वो बनते वक्त बहुत सारी रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि हैवी एलिमेंट्स भी बन जा रहे हैं। तो हमें पुराने वक्त का, हमें पुराने वक्त का, यानी कि जब बिग बैंग हुआ था या बिग बैंग से कुछ सालों के बाद का आइडिया नहीं मिल पाता कि यूनिवर्स बना कैसे था। क्योंकि हमें जो अभी नेबुला दिख रहा है, समझिएगा मेरी बात बहुत पेशेंस के साथ, हमें जो नेबुला अभी दिखता है, यानी कि जहां पर स्टार बनते हुए दिखते हैं, वो नेबुला जो स्टार बनाते हैं वो अभी के नेबुला दिखते हैं, जो कि 14 बिलियन ईयर के बाद, यानी बिग बैंग के बाद 14 बिलियन ईयर के बाद वाले नेबुला दिखाई पड़ते हैं। तो वो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो हमें अपने पुराने, यानी बिग बैंग के बाद की जो स्थिति है, बिग बैंग के बाद की जो कंडीशन है, बिग बैंग के जस्ट बाद की कंडीशन, यानी जब बिग बैंग हुआ था और उसके जस्ट बाद की कंडीशन का पता नहीं चलता कि आखिर बिग बैंग कब हुआ था, कैसे हुआ था, और उसकी जो प्राइमरी कंडीशन थी आफ्टर बिग बैंग, जो बिल्कुल नया नया बिग बैंग हुआ था, उसके बाद जो स्टार बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वो स्टार कैसे बनते थे, कैसे बनते, यानी पुराने समय का हमें आइडिया नहीं मिल पाता। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, सुनिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी एक ऐसे एसएमसी का पता लगाया है जो हमारी मिल्की वे के पास में है। ठीक है, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास में है। तो एक ऐसी गैलेक्सी का पता लगाया है, ठीक है, मिल्की वे, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसी के पास में एक गैलेक्सी मौजूद है। ठीक है, और उसके अंदर एसएमसी मौजूद है। एसएमसी का मतलब होता है स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड। तो ये भी एक तरीके का नेबुला ही है, समझिएगा, ये भी एक तरीके का नेबुला है, यानी यहां पर भी स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये पुराने नेबुला और एसएमसी में क्या फर्क है? क्यों ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों ऐसा इसमें ये इस नेबुला में, जो पुराना नेबुला हो चुका है, इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है? क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि जो एसएमसी है, ठीक है, एसएमसी है, उसमें वो कंडीशन बन रही है, ठीक है, कंडीशन बन रही है जो कि बिग बैंग के जस्ट बाद हुई थी। ठीक है, मतलब बिग बैंग के जस्ट बाद, यानी बिग बैंग के, मान लीजिए कि बिग बैंग अभी हुआ, ठीक है, बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग से लगभग 4 बिलियन ईयर के बाद, 4 बिलियन ईयर के बाद, 4 बिग बैंग के 4 बिलियन ईयर के बाद, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक नून कहा जाता है, यानी कि दोपहर की बात है। ठीक है, जैसे बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग एक कॉस्मिक डॉन, मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कि यानी बिग बैंग हुआ, उसके जस्ट बाद वाली कंडीशन को, समय को, ठीक, लगभग मान लीजिए कि कुछ करोड़ सालों के बाद की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक डॉन की कंडीशन, यानी कि बिल्कुल सुबह हुई, यानी कि अभी बिग बैंग हुआ बस सुबह हो गई। ठीक है, वो वाली कंडीशन जो 13 बिलियन साल के पहले, आज से 13 बिलियन साल के पहले जो कंडीशंस होती थी, उन्हें हम कहते थे बिग बैंग के जस्ट बाद वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है? कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। और बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग के जस्ट 4 बिलियन साल के बाद जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है कॉस्मिक नून कंडीशन, यानी कि कॉस्मिक, यानी बिग बैंग के बाद लगभग दोपहर हो चुकी है, ऐसी कॉस्मिक नून जो कंडीशन है, तो वो मानी जाती है बिग बैंग के 4 बिलियन साल बाद। तो 4 बिलियन साल बाद, यानी कि जब बिग बैंग हुआ उसके 4 बिलियन ईयर्स के बाद जो हमारे यूनिवर्स की कंडीशन थी, जब नए नए स्टार्स पूरी यूनिवर्स के बन रहे थे, नई नई गैलेक्सियां बन रही थी, तो वो जो कंडीशन आज से लगभग 10 बिलियन ईयर्स पहले और कॉस्मिक डॉन के 4 बिलियन ईयर्स के बाद कितना हुआ?
10 हमारा टोटल लाइफ कितनी है हमारे यूनिवर्स की मानी जाती है 14 बिलियन। तो आज से 10 बिलियन ईयर्स पहले और कॉस्मिक डॉन जब हुआ था यानी बिग बैंग हुआ तो उसके 4 बिलियन साल बाद, ठीक है। तो उस 4 बिलियन साल के बाद यानी कि जो कंडीशन बनी थी हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, तो जो जो गैसेस मौजूद थी, ठीक है, जो गैसेस मौजूद थी वही कंडीशन एग्जैक्टली कॉस्मिक डॉन के 4 बिलियन साल बाद यानी कि कॉस्मिक नून के वक्त की जो कंडीशन है वही कंडीशन जो है एसएमसी में देखी जा रही है, यानी स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड में देखी जा रही है। मतलब क्या है कि ये नेबुला ये भी है, नेबुला ये भी नेबुला की ही तरह है, दोनों नेबुला, ये भी स्टार का फॉर्मेशन कर रहा है, वो भी स्टार का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन ये जो नॉर्मल नेबुला है ये 14 मतलब बिग बैंग के 14 बिलियन साल के बाद की कंडीशन को शो करता है। यहां पर जो स्टार्स बन रहे हैं वो 14 बिलियन साल के बाद बन रहे हैं, लेकिन यहां पर जो एसएमसी है ये वैसी कंडीशन बना रहा है, वैसी कंडीशन बना रहा है जहां पर हैवियर एलिमेंट्स नहीं पाए जा रहे हैं। सिर्फ यहां पर ज्यादातर हाइड्रोजन है, ज्यादातर हीलियम है, हैवियर एलिमेंट्स नहीं है। यहां पर हैवियर एलिमेंट्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत सालों से यहां पर स्टार बन रहे हैं, स्टार बन रहे हैं, स्टार बन रहे हैं। यहां पर अभी नए नए स्टार बन रहे हैं और ऐसा क्लाउड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम से हैवी एलिमेंट्स नहीं मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये जो एसएमसी है ये एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो बिग बैंग के 4 बिलियन साल के बाद थी। तो अब अगर हम इस पर फोकस करें और इसको समझने की कोशिश करें और हम देखें स्टार की फॉर्मेशन, तो हमें असल में क्या देख पा रहे हैं, आज से लगभग 10 बिलियन साल पहले कैसे इस यूनिवर्स की कंडीशन थी उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। बहुत मेहनत करके आपको बता रहा हूं, उम्मीद है 101% आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ गए, अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो एग्जैक्टली हम आज के समय के कह सकते हैं नेबुला को देखते हैं, लेकिन इस नेबुला को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे आज से 10 बिलियन साल पहले कैसी कंडीशन थी इस यूनिवर्स की, जब नए नए स्टार का फॉर्मेशन हो रहा था, नई नई गैलेक्सी बन रही थी। तो हम आज से 10 बिलियन साल पहले की जब चीजों को समझेंगे तो हमें अपने यूनिवर्स के ओरिजिन का पता चल पाएगा, अपने यूनिवर्स की इनका कैसे इनिशिएट हुआ था उसका पता चल पाएगा, उस वक्त की कंडीशन का पता चल पाएगा, उस कंडीशन का पता करके हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं। इस यूनिवर्स का एंड कैसे होगा, इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में पता कर पाएंगे। तो इसलिए ये स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त की मोटी मोटी बातों में ही समझ लीजिए, ये एसएमसी जो है स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड एक कह सकते हैं गैलेक्सी की वो जगह है जहां पर नए नए स्टार्स बन रहे हैं, और एग्जैक्टली वो इसी तरीके से स्टार्स बन रहे हैं। यहां पे वही कंडीशन पाई जा रही है जो कि आज से 10 बिलियन साल पहले 10 बिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी, जब यूनिवर्स नया नया फॉर्म हुआ था। तो हम इसको स्टडी अगर करेंगे तो हम एग्जैक्टली अपने पुराने वक्त को देख पाएंगे, अपने पुराने वक्त में हमारा यूनिवर्स कैसे बन रहा था, किस तरीके से बन रहा है, तो उसको स्टडी कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है इस हफ्ते का। तो आपसे सीधा यूपीएससी पूछ सकता है कि स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड्स जो है, मैग्नेटिक क्लाउड्स क्या है, ठीक है, कहां पर मौजूद है, ठीक है, और इसकी क्या मतलब ये जो क्लाउड्स हैं ये इसकी डिस्कवरी जो है वो किस तरीके से सिग्निफिकेंट है। तो होप कि 101% ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत ध्यान से मेरी बात समझी हो, तो समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली नेबुला, नॉर्मल नेबुला जो आज हम देख पाते हैं जिसमें स्टार फॉर्म होता है, और जो ये एसएमसी है उसमें क्या डिफरेंस है, और इसके डिस्कवरी होने पर यानी इसको देखने पर एग्जैक्टली क्या हमें हासिल होगा अपना पुराना वक्त, इनिशियल यूनिवर्स को समझने में हमें मौका मिलेगा। अगर समझ में आए तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं आप पर मेहनत कर रहा हूं। तो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इतना जो जटिल टॉपिक जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, मेरी मेहनत जो है वो कामयाब है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसको किसने डिस्कवर किया था। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी इसे डिस्कवर किया है। इसका नाम क्या रखा गया है इस एसएमसी का? इसे का नाम रखा गया है NGC 346। क्या रखा गया है? NGC 346 इसे रखा गया है, ठीक है। और रखा गया है जहां पर स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन दैट लाइज विद इन एसएमसी। तो ये जहां
जहां पर स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है उस जगह को क्या कहा गया है? एनजीसी 346। कहां मौजूद है ये? एसएमसी, स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड्स में मौजूद है। स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड्स होते क्या है? आपको समझ में आ गई बात कि जहां पर हैवियर एलिमेंट्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स नहीं बने हुए हैं, यानी कि अभी वो कंडीशन बनी हुई है जो आज से 10 बिलियन ईयर पहले, यानी कि आज से बिल्कुल कॉस्मिक डॉन के 4 बिलियन ईयर के बाद की कंडीशन बनी हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो ये नई इमेज, ये पूरी इमेज है, ये पूरी स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड एनजीसी 3 से ये पूरी इमेज देखिए। ठीक है, कितना रहस्यमय, कितना मिस्टीरियस है हमारा ये यूनिवर्स, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसमें बात, तो जो मैंने आप लोगों को सारी बात बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ये जो एसएमसी है वो कहाँ पर पाया गया है? तो हमारी जो ये मिल्की वे है, तो ये मिल्की वे से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, मतलब अगर हम अपने अर्थ से बात करें तो हमारे अर्थ से 2 लाख लाइट ईयर्स दूर है ये जो एसएमसी है, जहां पर ये हमें देख पा रहे हैं नए स्टार्स का फॉर्मेशन, ये हमारे अर्थ से कितनी दूर है? ये हमारी अर्थ से दूर है 2 लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ठीक है, मिल्की वे के करीब है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसी के करीब ही है, ज्यादा दूर हमारी गैलेक्सी से ये नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब बात करते हैं सर, ये अगर आप इस पूरे एसएमसी को देखना चाहते हैं, अगर इस पूरी एसएमसी को देखना चाहते हैं तो आप साउथर्न हेमिस्फेयर में चले जाइए, अर्थ के साउथर्न हेमिस्फेयर में चले जाइए, वहां पर आप इसे नंगी आंखों से बिना टेलीस्कोप के इसको देख सकते हैं। अगर साउथर्न हेमिस्फेयर में आप जाते हैं तो वहां पर इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है। और ये 2 इरेगुलर गैलेक्सी हैं जिनके अंदर ये पाया गया है, मैग्नेटिक क्लाउड्स के अंदर पाया गया है। और ये जो है ये दोनों गैलेक्सियां, 2 गैलेक्सीज हैं, इन्हीं के अंदर ये देखा गया है। और ये मान लीजिए हमारी मिल्की वे है, तो ये 2 छोटी गैलेक्सियां हैं, ठीक है, डायनेमिक गैलेक्सियां हैं। तो ये जो दोनों गैलेक्सियां हैं ये एक दूसरे का जो चक्कर लगाती हैं, ठीक है, तो दीज 2 गैलेक्सीज ऑर्बिट द मिल्की वे वंस एवरी, तो ये दोनों गैलेक्सियां पूरी मिल्की वे का जो चक्कर लगाती हैं वो 1500 मिलियन ईयर्स में लगाती हैं। तो ये मतलब ये दोनों जो गैलेक्सियां हैं जिनके अंदर ये एसएमसी देखा गया है, तो ये 1500 मिलियन ईयर्स में ये पूरे के पूरे मिल्की वे का चक्कर लगा लेती हैं। ठीक है, मिल्की वे का चक्कर लगाते हैं एंड ईच अदर, और एक दूसरे का जो चक्कर लगाती हैं वो 900 मिलियन ईयर्स में करती हैं। लेकिन ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, बता दिया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये एक बार आप जब लिखा हुआ है तो उसे समझ लीजिए, ये दोनों एक दूसरे का चक्कर 900 मिलियन ईयर्स में लगाती हैं, और ये पूरे ये दोनों मिल्की वे का जो चक्कर, मिल्की जो हमारी गैलेक्सी है उसका चक्कर 900 मिलियन ईयर्स, सॉरी 1500 मिलियन ईयर्स में लगाती हैं। ठीक है, तो ये कब बने थे? ये जो एसएमसीज हैं, ये एसएमसीज हैं या मैग्नेटिक क्लाउड्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, ये पूरी दोनों गैलेक्सी है जो डायनेमिक गैलेक्सी हैं जिनके अंदर एसएमसीज पाया जा रहा है, एसएमसी इन्हीं के अंदर पाया गया है, देखा गया है। तो ये कब बने थे? ये उसी वक्त बने थे जब हमारी मिल्की वे बनी थी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 13 बिलियन ईयर्स एगो ये बनी थी। ठीक है, तो दोनों से लगभग साथ ही साथ बनी हुई थी। तो होप कि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि एसएमसी क्या है और वो उसकी डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, किसने की, ये बातें आपको, इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूजेस केसेस, इसका मतलब ये है कि भाई एमपी का यानी मध्य प्रदेश का जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट वो इंडिया में 5G सर्विसेज का इनोवेटिव यूज करने वाला इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अब इनोवेटिव यूज का मतलब 5G सर्विसेज तो इंडिया में अब लॉन्च हो गई हैं, लेकिन उसका इनोवेटिव यूज यानी कि उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन, ठीक है, उसका इनोवेटिव एप्लीकेशन करने वाला इंडिया का पहला इस डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कौन सा? विदिशा हो गया है। ठीक है, विदिशा हो गया। अब कौन कौन सी जगह पर इसका एप्लीकेशन किया गया, ठीक है, कहां कहां पे इसका यूज किया गया, उस पर हम बात करेंगे। तो विदिशा, तो ये काम था, ठीक है, ये काम था किसका था? मतलब ये जो 5G एप्लीकेशन किया गया है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT, इन दोनों का ज्वाइंट ये वेंचर है। मतलब ये दोनों ने मिलकर ये काम किया है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने, इन्होंने मिलकर जो है 5G का एप्लीकेशन, इनोवेटिव एप्लीकेशन किया है। अब बात आती है कि ये 5G का इनोवेटिव एप्लीकेशन क्या है। तो 5G को असल में इन्होंने जो 5G सर्विसेज हैं उन 5G सर्विसेज को अलग अलग जगहों पर यूज किया, जिसमें कहां कहां पे यूज किया गया? सुप्रास्ट्रिकल्स, एम्बूपॉड, लॉजी AI, इजियोफाई,
टेक एक्सआर बीकेसी एग्रीगेटर्स द्वारा सुरभि वेयर मेंशन इन द स्टेटमेंट। तो ये इन सब जगहों पर यूज किया गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या बता रहे हैं सर, यहां पर यूज किया गया, क्या यूज किया गया, 5G का कहां यूज किया गया उसको बारे में जरा बता दीजिए। 5G का ये सब क्या बता रहे हैं ये सर, ये वो कह सकते हैं एप्लीकेशंस हैं जिन पर इसका 5G सर्विसेज का यूज किया गया, वो एप्लीकेशंस हैं या वो इनोवेटिव यूज है जहां पर 5G का एप्लीकेशन किया गया। अब वो है क्या, अब वो है क्या, जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहा हूं, अब वो है क्या। तो सबसे पहले सुप्रास्टिकल्स क्या है। सुप्रास्टिकल्स का मतलब ये होता है कि यहां पर क्या है कि आपके जो है 5G, ठीक है, 5G का यहां पर यूज किया गया, ये एक तरीके का स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है, ठीक है, स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है। मतलब ये सुप्रास्टिकल्स क्या है, एक स्मार्ट हेल्थ कियोस्क है जहां पर आपकी कह सकते हैं कि कुछ आपके टेस्ट, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उन मेडिकल टेस्ट को वहां पर किया गया। मतलब ऐसा मेडिकल जैसे मान लीजिए कि आपकी जो हार्ट बीट है उसको जांचना, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए, मैं एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करके बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूं, ठीक है, बिल्कुल आपकी लेमैन लैंग्वेज में डिस्कस करता हूं, तो परेशान मत हुआ करिए, कोई चीज टफ देख कर घबराए मैं, समझिए आप। तो कहां पर 5G यूज किया गया, सुप्रास्टिकल्स में किया गया। सुप्रास्टिकल क्या है, एक तरीके का कह सकते हैं कि एक तरीके की आप ये कह सकते हैं कि ये पैथोलॉजी है, ठीक है, पैथोलॉजी है, या फिर जहां पर एक तरीके का छोटा सा रूम जहां पर एग्जैक्टली आपके बहुत सारे फंक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का टेस्ट हो, हार्ट बीट का टेस्ट हो, ईसीजी लिया जाए, ठीक है, ईसीजी लिया जाए। तो ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर आपके वाइटल्स के टेस्ट हो, आपके सांस, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है उसका टेस्ट किया जाए। तो एग्जैक्टली पहली बार क्या हुआ, 5G सर्विसेज, यानी कि 5G जो सर्विसेज थी, 5G सर्विसेज का उपयोग यूज जो है वो हेल्थ चेकअप के लिए, सिंपल भाषा में समझिए, हेल्थ चेकअप के लिए किया गया, हेल्थ चेकअप के लिए किया गया, जिसमें ठीक है, हेल्थ चेकअप के लिए किया गया। और ये जो हेल्थ चेकअप हुआ, ठीक है, हेल्थ चेकअप जहां पर किया गया, जहां पर हेल्थ चेकअप किया गया और जहां पर इस 5G सर्विसेज का यूज करके हेल्थ चेकअप किया गया, उसी को बोला गया सुप्रास्टिकल्स कहा गया। क्या कहा गया, सुप्रास्टिकल। तो 5G सर्विसेज का कहां यूज, 5G सर्विसेज बहुत फास्ट है, ठीक है, इसमें जो टेस्ट किए गए उसमें इंटरनेट की भी जरूरत थी, उसमें जो है वो हाईएस्ट नेटवर्क की भी जरूरत थी। तो हाई स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनकी मदद से आपके टेस्ट किए गए, वाइटल्स के टेस्ट किए गए, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, इसके अलावा जो है हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, इन सब का जो टेस्ट किया गया, जिस कियोस्क में किया गया, उसे नाम दिया गया सुप्रास्टिकल्स। तो सुप्रास्टिकल्स एक एप्लीकेशन, तो 5G का एप्लीकेशन कहां किया गया, सुप्रास्टिकल्स। क्या करने के लिए, हमारे वाइटल्स को, यानी कि हमारे बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके टेस्ट को करने के लिए किया गया, ठीक है, मेजरिंग वाइटल्स एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वेयर इज, ठीक है, ये सारी चीजें की गई। दूसरा इसका 5G का यूज कहां पे किया गया, ये बात समझ में आ गई होगी ना। सुप्रास्टिकल्स क्या होते हैं, सुप्रास्टिकल्स मैंने क्या बताया कि एक ऐसी जगह जहां पर 5G यूज किया गया, जहां पर आपके जो है वो बॉडी के टेस्ट किए गए हैं, ठीक है, टेस्ट के एक तरीके का कह सकते हैं एक पैथोलॉजी, उसमें 5G सर्विसेज का यूज किया गया, ठीक है, जिससे कि आपकी जो रिजल्ट होंगे, जो मेजरमेंट्स होंगे वो फास्ट आ पाएंगे, ठीक है, जो पहले होते तो उससे फास्ट जो है वो मेजरमेंट आ पाएंगे, ये सारी चीजें उसके रिजल्ट आ पाएंगे। दूसरा जो इसका यूज किया गया वो एम्बू पॉड में किया गया। एम्बू पॉड क्या है, ये एक तरीके की एम्बुलेंस है, ठीक है, वहां पर 5G सर्विसेज का यूज किया गया। और ये जो एम्बुलेंस है इसके अंदर सारे लाइफ सेविंग कह सकते हैं कि सेविंग जो है, सेफ्टी सपोर्ट, जो भी लाइफ सेविंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे लगे हुए थे। एक एम्बुलेंस थी जिसके अंदर सारे के सारे लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, किसी की भी जान बचाने के लिए जो जरूरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे लगे हुए थे, तो उसे ही नाम दिया गया था एम्बू पॉड। तो इसी एम्बू पॉड के अंदर, यानी उस एम्बुलेंस के अंदर जो भी
उसके इंस्ट्रूमेंट चलने के लिए जो भी इंटरनेट की ज़रूरत थी या फिर वो क्या कहते हैं कह सकते हैं मतलब आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको फंक्शन करने के लिए जो सर्विसेज थी, तो उसको 5G सर्विसेज के जरिए दिया गया। तो ये एक तरीके से एक एम्बुलेंस को जिसमें लाइफ को सेव किया जाता है, ठीक है, लाइफ को सेव किया जाता है, तो उसको चलाने के लिए, उसके इंस्ट्रूमेंट को काम कराने के लिए 5G सर्विसेज का यूज किया गया और इसे ही एम्बूपॉड कहा गया। ठीक है, तो एम्बूपॉड भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो आपके समझ लीजिए ये पैथोलॉजी हो गई सुप्रास्ट्रिकल, और साथ ही साथ एम्बुलेंस, यानी कि एक एम्बुलेंस, लाइफ सेविंग एम्बुलेंस में भी 5G सर्विसेज का यूज किया गया। ठीक है, फिर लॉजी एआई क्या है? जो कैटरैक्ट हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है, तो कैटरैक्ट का सही से डायग्नोसिस, सही से उसके बारे में पता करना, उसके बारे में कैटरैक्ट की जो स्थिति होती है, आंखों की जो बीमारी ये होती है, तो आंखों की का सही से स्कैन करना, ठीक है, सही से स्कैन करना और उसका तुरंत रिजल्ट बताना कि एग्जैक्टली कि कैटरैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का जो एप्लीकेशन यूज किया गया विथ द हेल्प ऑफ 5G सर्विसेज, उसे कहा गया लॉजी एआई। ठीक है, तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है? लॉजी एआई। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए, एक एक पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, बार बार कई बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ये रट जाए यहीं पर। ठीक है, तो लॉजी एआई क्या है? लॉजी एआई एक एप्लीकेशन है, कह सकते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से कैटरैक्ट, आंखों की जो मोतियाबिंद वाली जो बीमारी होती है, उसका बहुत जल्दी जो है डायग्नोसिस किया जाता है, तो फास्ट डायग्नोसिस हो सके, फास्ट रिजल्ट आ सके, उसके लिए इसमें 5G सर्विसेज का यूज किया गया। किसमें? लॉजी एआई में। ठीक है, लॉजी एआई में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया इजियोफाई। क्या है? इजियोफाई में भी 5G सर्विसेज का यूज किया गया। तो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी या 3D विजुअलाइजेशन की मदद से लंग और ब्रेन स्कैन किया गया। ठीक है, लंग और ब्रेन स्कैन, यानी लंग की बीमारियों का पता लगाने के लिए, ब्रेन की बीमारियों का पता लगाने के लिए। ठीक है, 3D विजुअलाइजेशन, यानी कि आपका जो सीटी स्कैन था, आपका एक्सरे था, उसको एक एप्लीकेशन में डाल दिया गया, जिसमें उस पूरे के पूरे जैसे मान लीजिए कि आपका सीटी स्कैन है, तो उसमें लंग्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो सीटी स्कैन का 3D मॉड्यूलेशन हो गया, मतलब 3D मॉडल बन गया, जिससे कि आप उस लंग्स के अंदर जाके आप आसानी से देख सकें कि कहां पे बीमारी है या नहीं है। मतलब आपने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन तो आपको बिल्कुल एक फाइल जैसा होता है, तो उस सीटी स्कैन को जब हमने स्कैन किया, किसकी मदद से? इजियोफाई की मदद से स्कैन किया। तो इजियोफाई ने क्या किया कि उसका 3D मॉडल बना दिया उसके फेफड़े का, मतलब जिस पेशेंट के फेफड़े का, उस पेशेंट के फेफड़े यानी लंग्स के अंदर जाकर उसको 3D मॉडल की तरीके से देखा गया कि कहां पर बीमारी है, कहां पर बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इजियोफाई जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि 3D विजुअलाइजेशन है, 3D विजुअलाइजेशन है किसी भी सीटी स्कैन का या किसी भी एक्सरे का, किसी भी MRI का, जिसकी मदद से हम लंग डिसीजेस को और साथ ही साथ ब्रेन की डिसीजेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ब्रेन और लंग डिसीजेस को अच्छी तरीके से समझने के लिए, बीमारियों का पता करने के लिए, ठीक है, हमने किसका यूज किया? इजियोफाई का यूज किया। और ये जो इजियोफाई है, इसमें किसकी मदद ली? 5G सर्विसेज की मदद ली, जिससे कि फास्ट डायग्नोसिस बन पाए, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बन पाए और बेहतर डायग्नोसिस बन जाए। तो इजियोफाई किसके लिए किया? इजियोफाई क्या है? लंग और ब्रेन डिसीजेस को जांचने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें 5G सर्विसेज यूज की। इसके अलावा टेक एक्सआर क्या है? ये सब पे एक एक क्वेश्चन टेक्स एक्सआर पूछ लेगा, सीधे लाइव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, टेक एक्सआर क्या है? बस ऐसे पूछ लेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ लिया। टेक एक्सआर क्या है? ये भी 3D मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 3D मॉडलिंग है। किसकी मॉडलिंग है? स्टूडेंट्स को की लर्निंग को बेहतर करने के लिए या इनोवेटिव टीचिंग को बनाने के लिए 3D, यानी कोई भी चीज समझाने के लिए, कोई चीज बताने के लिए उसका 3D मॉडल जो बनाया जाता है, 3D मॉडलिंग की मदद से बच्चों को समझाने के लिए किसी भी चीज को, तो उसके लिए जो हमने यूज किया है एप्लीकेशन, वो है टीच एक्सआर, और इसमें भी 5G सर्विसेज का यूज किया है। तो
टेक एक्सआर जो है, ठीक है, टेक्स एक्सआर जो है वो एक तरीके से 3D एनिमेशन तैयार करना, जिससे कि बच्चों को बेहतर से बेहतर ढंग से चीजों को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। ठीक है, तो टेक एक्सआर, अब इस टेक एक्सआर में भी 5G सर्विसेज यूज की गई। फिर बीकेसी एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? बीकेसी एग्रीगेटर्स में क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में फार्मर्स को जो डिफरेंट टाइप की मंडीज होती हैं उनसे कनेक्ट कर दिया गया, और फिर उसकी उनकी मदद से उन मंडीज से उनको कनेक्ट करके उनके जो भी प्रोड्यूस हैं उनका जो है उनकी जो सही से दाम लग पाए, उनको सही से लोग खरीद पाए, वो सही से बेच पाए, उनके अच्छे से पैसे कमा पाए। तो सारी मंडियों से कनेक्ट करने का काम, और साथ ही साथ फार्मर्स को बेहतर से बेहतर इनोवेटिव सजेशन देने का काम कौन कर रहा है? बीकेसी एग्रीगेटर्स। ठीक है, बीकेसी एग्रीगेटर की जैसे जिससे फार्मर जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर अपने जो भी उपज हैं, जो भी प्रोड्यूस हैं, उनके जो है दाम पा सकें। तो इसे बीकेसी एग्रीगेटर कहा जाता है, और बीकेसी एग्रीगेटर को चलाने में भी, इस एप्लीकेशन में भी 5G सर्विसेज का यूज किया गया। इसके अलावा द्वारा सुरभि, ठीक है, द्वारा सुरभि क्या है? ये यूनिक बायोमेट्रिक मजल है, जो कि आपके इंश्योरेंस कंपनियां यूज करती हैं। ये एक तरीके का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे इंश्योरेंस कंपनियां यूज करती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे किसान भी आजकल यूज करने लगे हैं द्वारा सुरभि। इसकी मदद से क्या होता है, किसी भी डेयरी फार्मर जो होते हैं, जो कि अपने घर में मवेशी रखते हैं, जो अपने घर में जो है दूध देने वाले गाय भैंसे रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है, जिसकी मदद से वो अपने जो गाय भैंसे, उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मिल्क, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो है कैटल की जो हेल्थ है उसको जांचने के लिए एक एप्लीकेशन है डेयरी फार्मर्स का, जिसे द्वारा सुरभि कहा गया है। ठीक है, द्वारा सुरभि कहा गया, और इसको भी चलाने में 5G सर्विसेज का यूज किया गया। तो ओवरऑल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, एक पॉइंट पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी में पूछ लेगा द्वारा सुरभि क्या है, अब एक लाइन में आंसर, और आपको नहीं पता तो नहीं पता, तो इसलिए बहुत अच्छे से, तो मतलब यह है कि जो विदिशा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया पूरी इंडिया में जिसने 5G सर्विसेज का इन सब जगहों पर यूज किया। किन सब जगहों पर यूज किया? फिर से देख लीजिए, किस जगहों पर? सुप्रास्टिकल्स में। सुप्रास्टिकल्स क्या है? एक तरीके का कह सकते हैं पैथोलॉजी है, जहां पर बीमारियों का पता लगाने के लिए जो है वो डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। इसके अलावा एम्बूपॉड है, जो एक तरीके का कह सकते हैं एम्बुलेंस है, ठीक है, उसमें 5G सर्विसेज का यूज किया गया। लॉजी एआई है, लॉजी एआई जो है वो कैटरैक्ट आई स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया। इसके अलावा इसमें 5G सर्विसेज का यूज किया गया। इजियो5 जो है वो एक तरीके से लंग और ब्रेन डिसीजेस का पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसमें 5G सर्विसेज का यूज किया गया। टेक एक्सआर जो है वो एक तरीके से 3D डायग्राम्स या 3D मॉडल्स तैयार करना बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहाँ पे 5G सर्विसेज का यूज़ किया गया। बीकेसी एग्रीगेटर जो है वो मंडियों से किसानों को जोड़ने के लिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसमें और फार्मर्स को बहुत सारे जानकारियाँ देने का ये एप्लीकेशन है, इसमें भी 5G सर्विसेज का यूज़ किया गया। और द्वारा सुरभि जो कि कैटल की हेल्थ के बारे में आपको बताता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बार बार कई बार मैं रिवाइज इसलिए कर देता हूं कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं और डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात चलते हैं हम लोग इसरो के वीनस मिशन पे, शुक्रयान जिसे कहा गया है, यानी वीनस पर जाने वाला जो मिशन है उसे शुक्रयान मिशन कहा गया है। ठीक है, शुक्रयान मिशन कहा गया है, शुक्रयान 1 मिशन। ये जो है 2024 में जाने वाला था, यानी शुक्रयान मिशन वीनस की स्टडी करने वाला, शुक्र का अध्ययन करने वाला, लेकिन ये 2031 तक अब शिफ्ट हो सकता है। क्यों शिफ्ट हो सकता है? मोटी मोटी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल अभी तक नहीं दिया है, कोई और बात नहीं है अभी तक जो नहीं पता। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर क्या बात है ये हमें नहीं पता, या किसी ने बताया भी नहीं। ठीक है, हो सकता है फंड की कमी हो, या हो सकता है कुछ और दिक्कतें हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हो, जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अप्रूवल ना मिलने पाने की वजह से शुक्रयान 1 मिशन जो है वो 2024 से 2031 में शिफ्ट हो सकता है, यानी कि इसे 2024 में भेजा जाना था, लेकिन अब ये कहाँ जा सकता है? 2031 में जा सकता है। अब आप कहेंगे सर 2024 में नहीं जाएगा, तो मान लीजिए कोई दिक्कत है तो 2025 में भेज दो, 2026 में भेज दो, 2027 में भेज दो, क्यों चीजें 2031 में ही क्यों आप भेज रहे हो? देखिए साहब,
कि हमारा जो अर्थ जो सन है ना, तो सन ये जो है वो ये सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाता है हमारा वीनस, उसमें उसी के चारों तरफ हमारी अर्थ भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये वीनस है मान लीजिए और ये अर्थ है। तो हमारे कुछ लगभग 19 मंथ में 19 मंथ में कुछ ऐसी कंडीशन बनती है जिससे कि हमारा जो ये वीनस होता है वो अर्थ के इतने करीब आ जाता है कि अगर हम इसको यहां से लॉन्च करें तो हम बहुत कम फ्यूल खर्च करके हम वीनस पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक मोटी मोटी आप बात समझिए। ठीक है, वीनस पर पहुंच सकते हैं। तो हर 19 मंथ में एक ऐसी कंडीशन बनती है वीनस और अर्थ की कि अर्थ और वीनस की दूरी काफी कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में अगर हम यहां से लॉन्च कर दें अपने अपना जो वो मतलब मिशन है, ठीक है, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दे, तो वो वहां पर पहुंचने में थोड़ा कम वक्त लेगा, और जब कम वक्त लगेगा तो फ्यूल भी कम खर्च होगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल बात समझ में आ रही। ठीक है, खर्च होगा। तो ऐसी कंडीशन 19 मंथ में बनती है। ठीक है, तो 19 मंथ में बनती है, तो इसका मतलब ये है कि हर 19 मंथ में ऐसी कंडीशन बनती है। तो हर 19 मंथ में अगर कंडीशन बनती है तो ये कंडीशन बन रही है 2024 में। तो इस वक्त अगर नहीं गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और हम नहीं भेज पाए शुक्रयान, तो नेक्स्ट कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी 2026 में, फिर बनेगी 2028 में, और फिर कंडीशन बनेगी वो जाकर 2031 के करीब। ठीक है, 31 के करीब बनेगी। तो अब इसमें जो सबसे बेस्ट कंडीशन बन रही है, यानी 2024, 2026, 2028 या 2031 में जो कंडीशन बनेगी, इस तरीके की कंडीशन जिसमें हम कम फ्यूल खर्च करके वीनस को हम उसके ऑर्बिट में भेज सकते हैं, तो ये कंडीशन 2031 में जो बनेगी वो बेस्ट होगी। मतलब इनमें ये हर 19 मंथ में ये कंडीशंस बनती हैं, इनमें भी अगर कोई बेस्ट कंडीशन बनेगी, अगर इनमें से अगर 2024, 2028, 2026 और इन सब को अगर देख लिया जाए, तो इनमें जो सबसे बेस्ट कंडीशन, बिल्कुल बेस्ट कंडीशन जो बनेगी, कम से कम फ्यूल में हम वीनस तक पहुंच सकते हैं, शुक्र ग्रह तक पहुंच सकते हैं, तो वो कंडीशन बनेगी 2031 में। तो यही बात सोची जा रही है कि हमारे पास जो विंडो ओपन है वो ये है कि 2024 में नहीं लॉन्च कर पाए तो 26 में भी लॉन्च कर सकते हैं, 28 में भी लॉन्च कर सकते हैं, और 2031 में भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2024 में नहीं कर पाए, अगर गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव नहीं किया, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनी तो फिर हम लोग 2031 में ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसमें कम से कम पैसे खर्च होंगे, कम से कम फ्यूल खर्च होगा, और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए 2031 की बात की जा रही है। ज्यादातर यूएस वगैरह जो है वो भी 2031 में भेजने की बात कर रहे हैं, उनके कई मिशन अभी मैं आगे बताऊंगा, तो वो लाइनअप है, तो वो 2031 में ही भेजे जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, भेजेंगे। लेकिन चाइना जो है उसका अभी कुछ नहीं पता है, चाइना अभी अपने मिशन को छुपा कर रखा हुआ है। ये भी कहा गया है स्टेटमेंट कि चाइना तो कभी भी भेज सकता है, तो वो उसका अलग बात है। लेकिन और सब जो है वो 2031 में ही भेजने का उनका प्लान है। ठीक है, अच्छा, ये जो शुक्रयान मिशन होगा ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा। ऑर्बिटर मिशन का मतलब ये होता है कि जो इसकी ऑर्बिट में, यानी कि आपके वीनस की ऑर्बिट में जाएगा, उसके चारों तरफ, उस पर उतरेगा नहीं बल्कि उसकी ऑर्बिट में जाएगा, उसी की ऑर्बिट में चारों तरफ घूमेगा, और घूम कर जो है वो उसके बारे में स्टडी करेगा, उस पर उतरेगा नहीं बल्कि उसके ऑर्बिट में घूमते हुए उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, तो इसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाएगा, जो कि वहां, और ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार लगाया जाएगा। ठीक है, साउथ मतलब एक तरह रडार के टाइप्स हैं, तो ग्राउंड एक तरीके से हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाएगा, ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार लगाया जाएगा। तो ये क्या करेगा, वहां की जियोलॉजी को स्टडी करेगा। ये हमारा शुक्रयान मिशन, यानी कि वहां की जियोलॉजी कैसी है। इसके अलावा वहां पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, हमेशा जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट करते रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करेगा। इसके अलावा जो है ऑन ग्राउंड विंड स्पीड, जो वहां की विंड स्पीड है उसके बारे में स्टडी करेगा। वहां का जो क्लाउड कवर है, ठीक है, खासकर बहुत जहरीला क्लाउड है, पानी नहीं बारिश करता है, वहां का जो क्लाउड है वो पानी नहीं बारिश करता, वहां पे H2SO4 की बारिश होती है। ठीक है, वहां पर जो एसिड होते हैं उनकी बारिश होती है। ठीक है, तो क्लाउड कवर वहां पर कैसा है उसके बारे में स्टडी करेगा, और भी बहुत सारे उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, और ये जो वीनस को है इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसे कहा जाता है कि अर्थ का ये ट्विन सिस्टर है, क्योंकि वहां पर जो दोनों प्लेनेट यानी अर्थ और वीनस जो हैं वो माने जाते हैं बिल्कुल लगभग सेम साइज के हैं, सेम डेंसिटी है, और साथ ही साथ सेम ग्रेविटी है, लगभग सेम ग्रेविटी, सेम साइज और सेम डेंसिटी के साथ ये दोनों प्लैनेट्स हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हैं, लेकिन वहां पे लाइफ सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वहां पे हाईली टॉक्सिक उनका एनवायरनमेंट है, वहां पे
सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मैंने जैसा बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। इसके अलावा वहाँ पे पावरफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट मौजूद है, तो वहाँ पे हमारी जैसी लाइफ नहीं हो सकती, और किसी फॉर्म में लाइफ है तो वो अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत खतरनाक है, अप्रॉक्सीमेटली 850 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब वहाँ का टेम्परेचर है, और माना जाता है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही एडवर्स कंडीशंस हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों बन पाई, कैसे बन पाई, और अगर ऐसा ना हो जाए कि खुदा न खास्ता यही कंडीशन अर्थ के साथ भी फ्यूचर में बन सकती है, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम शुक्र का अगर अध्ययन कर लें, अगर हम वीनस का की स्टडी कर लें, तो हम अर्थ की ये फ्यूचर को हम समझ पाएंगे, अर्थ का क्या फ्यूचर होने वाला है उसको हम समझ पाएंगे। इसलिए हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, या हम क्या पूरे हर कंट्री इंटरेस्ट ले रहा है कि हम वीनस की स्टडी करने के लिए जाएं, ठीक है। तो कौन कौन से और लोग हैं जो कि वीनस के पर अपना मिशन भेज रहे हैं, तो और लोगों की अगर हम लोग बात करें तो रॉकेट लैब्स वीनस प्रोब, ठीक है, ये यूनाइटेड यूएस का प्रोब है, ये मई 2023 में प्लान्ड है। एटमॉस्फेरिक प्रोब है, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने जाएगा। शुक्रयान 1 मैंने आपको बता दिया। द विंसी जो है नासा का है, नासा का मिशन है, 2029 में जाने का प्लान है। एटमॉस्फेरिक प्रोब है, यानी उसके एटमॉस्फेयर में की स्टडी करने के लिए जाएगा, ज्यादातर ऑर्बिटर है। वेनेरा डी प्रोब है, ये रशिया का प्रोब है, 2029 में ये भेजा जाएगा, और ये ऑर्बिटर एंड लैंडर, यानी कि ये ऑर्बिट भी करेगा और साथ ही साथ लैंड भी करेगा, ठीक है। और लैंड भी मैं उसकी ऑर्बिट में घूमेगा भी, और इसका कुछ मशीन जो है, कुछ रोबोट जैसा इसके उस पर सरफेस पर लैंड भी करेगा। ये रशिया का मिशन है। इनविजन मिशन है ईएसए का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, 2031 में जाएगा, ऑर्बिटर मिशन है। इसके अलावा वेरिटास मिशन जो है नासा का है, और ये 2031 में जाएगा, ऑर्बिटर मिशन है। तो ये सब 31 में जाएंगे, ये सब 29 में जाएंगे। बेस्ट कंडीशन मैंने क्या बताया था कब बनेगी, ये बनेगी 2031 में बनेगी, ठीक है, 31 में बनेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अगर शुक्रयान इधर फेल हो जाता, नहीं भेजा जा पाता, तो ये मिशन जो है 2031 में इंडिया भेजेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD will cover the entire India under a DWRS network by 2025। ये एक न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो मौसम विभाग है, वो कह रहा है कि हम धीरे धीरे पूरे के पूरे कंट्री को डॉपलर रडार की मदद से हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। किसकी मदद से, डॉपलर रडार की मदद से हम कवर कर देंगे, ठीक है, डॉपलर रडार की मदद से हम इसे कवर कर देंगे। तो ये जो इस रडार होता है, ये डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जिसमें मान लीजिए कि कोई भी आप अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, एक सिंपल सी लैंग्वेज समझिए, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, किसी स्टेशन पर, ठीक है, और एक जो है वो ट्रेन आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है। तो ये ट्रेन जब और ये सीटी बजा रही है, ट्रेन जो है वो आ रही है और साथ ही साथ सीटी बजाती हुई आ रही है, और ये स्टेशन पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है। तो जब ये सीटी बजाते हुए आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है, बदलाव नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ये सीटी बजा रही है, वही इतनी फ्रीक्वेंसी पर जब यहाँ पर पहुंची तब भी उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी आवृत्ति से जो है वो सीटी बजा रही है। वो सीटी की फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आ रही है, इस ऑब्जर्वर को इसकी सीटी की जो आवाज है, ठीक है, वो उस ऑब्जर्वर को ज्यादा महसूस हो रही है, ज्यादा महसूस हो रही है, ठीक है। जैसे वो करीब आती जाती है, जैसे आप लोगों ने स्टेशन पे देखा होगा भाई, से जो ट्रेन आ रही है आपकी तरफ, वो ट्रेन जो है सीटी बजाते हुए आ रही है, तो आप वो जब दूर थी, ठीक है, आधे किलोमीटर दूर थी, तब भी उसी इंटेंसिटी की, उसी फ्रीक्वेंसी से सीटी बजा रही थी। जब पास में पहुंची तब भी उसी फ्रीक्वेंसी से सीटी बजा रही। सीटी में फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो दूरी हमारे और उसके बीच में दूरी कम हो जाने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई नजर आई, बढ़ती हुई महसूस हुई, लगा कि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही है, जबकि वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रही है, बस उसके और हमारे बीच में दूरी कम हो गई, तो उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई हमें महसूस हुई। और इसी तरीके से अगर ये ट्रेन हमसे दूर जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी वही सेम फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी की सीटी बजाती हुई हमसे दूर जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें घटती हुई नजर आएगी, कम होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके का जो फेनोमेना होता है, उसे हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर्स इफेक्ट में क्या होता है कि दूरी की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज समझ में आता है, फ्रीक्वेंसी घटती हुई या बढ़ती हुई महसूस होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट के बोलते हैं। तो इसी तरीके से डॉपलर्स इफेक्ट का यूज किया जाता है किसमें,
डॉपलर रडार्स में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? डॉपलर्स रडार में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो भी मौसम में बदलाव आते हैं तो उन मौसम में बदलाव, जैसे बादल है तो बादल में जो आवाजें आ रही हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसका पता हम उसके उसकी आवाजों से पता कर लेते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, ये डॉपलर्स रडार जो होते हैं, जो डॉपलर्स इफेक्ट का यूज करते हैं, ये काफी इफेक्टिव मेथड है किसी भी मौसम का पता करने में, या करंट सिचुएशन में क्या मौसम है। जैसे कि हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो तो आपको बता देंगे कि कल क्या मौसम होने वाला है या अगले 2-3 घंटों में क्या मौसम होने वाला है, लेकिन करंट सिचुएशन में क्या मौसम में बदलाव हो रहा है और क्या इंटेंसिटी हो रही है मौसम की, तो इसको बताने में करंट सिचुएशन में मदद करता है डॉपलर्स रडार करता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बहुत जल्दी जो डॉपलर रडार है उसका यूज जो है वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे पूरी इंडिया को हम डॉपलर्स रडार की मदद से जो है वो घेर देंगे, डॉपलर रडार की मदद से घेर देंगे, जिससे हमें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, जिससे कि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह होती हैं वो कम से कम की जा सकेंगी, उनका इफेक्ट भी कम से कम किया जा सकेगा। तो डॉपलर रडार जो होते हैं, ठीक है, वो इंटेंसिटी रेनफॉल, वो एक्सटेंट एंड ऑब्जर्विंग एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो बारिश होती है उसकी इंटेंसिटी का ये बहुत अच्छे से पता लगा लेते हैं, करंट टाइम में पता लगा लेते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन कब हो रहा है और करंट टाइम में क्लाउड फॉर्मेशन कितनी तेजी से हो रहा है इसका पता लगा लेते हैं, मॉनिटरिंग थंडर स्टॉर्म, ठीक है, जो भी तूफान वगैरह आते हैं उनका बहुत आसानी से पता कर लेते हैं, ठीक है, पता कर लेते हैं और रियल टाइम में पता करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम में, ठीक है, तो आपको रियल सिचुएशन रियल टाइम में पता हो जाती है, अभी जो हो रहा है उसका तुरंत पता चल जाता है, बिल्कुल लाइव पता चलता रहता है, जिससे कि आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रियल टाइम में जब ये काम हो रहा है, तुरंत हो रहा है, लाइव हो रहा है, ये सारा आपको अपडेट में, आपका फोन है वो बताता है कि कल अगले 6 घंटे में मौसम क्या होगा, लेकिन अगर तुरंत पता हो जाए कि बस बारिश होने वाली है तो आप तुरंत जल्दी तैयार हो जाएंगे ना, किसी डिजास्टर से जल्दी बच जाएंगे ना। तो वही काम ये कौन करता है? डॉपलर रडार करते हैं। तो डॉपलर रडार जो है वो अदर रडार से ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम में सारी चीजें हमें बताते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा कि हम जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उन नेचुरल डिजास्टर से हम बच सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर से हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता हो जाएगा और रियल टाइम में हमें डेटा मिल जाएगा, जिससे कि हम नेचुरल डिजास्टर को कम से कम कर सकते हैं। जैसे कि बिजली गिरना, इसमें बिजली गिरना, आजकल बिजली गिरने से लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं, तो बिजली गिरने की जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि अगर पता चल जाए कि यहां पर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जहां पे बिजली गिरने की संभावना है, तो तुरंत वो आपको रियल टाइम मैसेज अगर सबके पास पहुंच जाए तो वो वहां पर अपने प्रिकॉशन ले सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर को, नेचुरल डिजास्टर को कम करने, लाइटनिंग जैसे डिजास्टर को कम करने में, ठीक है, कम करने में इसका बहुत बड़ा यूज या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। 2022 में ही ये माना जा रहा है कि 1285 लाइव्स यानी 1285 जो जिंदगियां हैं वो सिर्फ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग यानी कि जो बिजली गिरती है उसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। ठीक है, जितनी भी कैजुअलिटी जो है नेचुरल डिजास्टर से हुई है, नेचुरल डिजास्टर मतलब ये बिजली गिरना और बारिश और तूफान में 58% सिर्फ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से हुई है। ठीक है, तो इससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम डॉपलर रडार की बात करें। तो ये माना जा रहा है कि 2013 में इसका जो अमाउंट 15 रडार थे, मतलब डॉपलर रडार इंडिया में 15 थे 2013 में, 37 रडार अब हो चुके हैं। 2023 में 37 डॉपलर रडार इंडिया भर में हो सकते हैं। 24-5 मोर रडार अब हम और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फाइनली जो है ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में यानी 25-26 तक ओवरऑल हमारे पास इंडिया में 62 रडार्स ऐसे हो जाएंगे, और अगर ये हो गए तो एक तरीके से पूरा इंडिया जो है वो कवर हो जाएगा डॉपलर्स रडार की मदद से, जिससे कि हम किसी भी तरीके के डिजास्टर्स को रियल टाइम में पता करके अपनी जान बचा सकते हैं, दूसरों की जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो होप कि आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी, अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूं। और मेरी ये जो टेक्निक है, मेरी ये जो कोशिश है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, ये बात आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लोगों से शेयर कीजिए, और मुझे लगता है कि आप लोग
लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग आप लोगों के साथ लगे हुए हैं कि आपका किस तरीके से, हर तरीके से मदद कर सकें जिससे आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।